मित्रों नमस्कार। ये हमारा यूट्यूब पे दूसरा वीडियो है और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो बनाने का फ़ायदा अन्य लोगों को भी मिल सके। अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं होगा तो ये वीडियो ऊपर नहीं आएगा और लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि इस तरह के वीडियो जो है क्रिएट हो रहे हैं और बन रहे हैं। और हमारा उद्देश्य आप जानते ही हैं मित्रों, आप लोगों को गुणवत्ता पूरक स्टडी मटेरियल को देना है। तो चलिए ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। चरक संहिता सविमर्श विद्योतनी हिंदी व्याख्योपेता बुक का नाम है ये, और चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय है रसायन, और इसका यह प्रथम पाद है जिसका डिटेल में आपको बताया जाएगा। इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये है मित्रों कि हम इसको जो है बुक से पढ़ेंगे, डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे। नोट्स वगैरह में शार्ट में रहता है और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट अक्सर छूट जाते हैं। और नोट्स को प्रिफर करने वाले लोग कभी भी कोई बड़ा कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं मित्रों, आप ये समझ लीजिए। जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे, और चिकित्सा स्थान का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं में, चूँकि इसको कम से कम लोग पढ़ते हैं और उतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है। और आयोग के सिलेक्शन में, चूँकि आप जानते ही हैं कि आदमी को चिकित्सक बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो चिकित्सा ही करना है, इसलिए चिकित्सा स्थान का मूलभूत और बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अथातो अभियामलकीयम रसायन पादम व्याख्यास्यामः। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि सबसे पहले अभया या हरितकी का वर्णन क्यों किया गया है और आम्लकी का वर्णन बाद में क्यों किया गया है। चलिए ठीक है, इसको हम डिटेल से इस चैप्टर के लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सुश्रुत जी ने कहा है, सुश्रुत सूत्र अध्याय 2 में कहा है यहाँ पे, यह खल आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुर्विशिष्टानाम व्याधि परमोच्चा स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम चा। अब यहाँ पे इसका प्रयोजन बताया है सुश्रुत ने। इसका प्रयोजन क्या बताया है कि पहले तो हमको स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मतलब हेल्दी पर्सन है तो उसको ऐसी औषधियाँ देना है या ऐसा खाना पीना देना है जिससे वह स्वस्थ बना रहे। और उसके बाद अगर फिर भी अगर उसको व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो उसके व्याधि को जो है मुक्त करना है। तो इसमें ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है, इस कोटेशन को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे चिकित्सा का लक्षण भी कभी कभी पूछा गया है कि नहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद में ये कोटेशन भी बहुत फेमस है, सभी लोगों को याद ही रहता है जनरली। हरित की मनुष्याणाम मातेयो हितकारिणी कदाचित कुपिते माता नोदरस्य हरित की। इसका क्या मतलब हुआ कि हरित की कभी भी कुपित नहीं हो सकती है, चाहे मनुष्य की माता कुपित हो जाए, मतलब क्रोधित हो जाए बच्चों के ऊपर, लेकिन हरित की कभी भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है, कुपित नहीं होती है। अब यहाँ पे बताया ही गया है कि इस अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रथम अध्याय में 6 योगों का वर्णन है। प्रत्येक योगों में हर्रे और आंवले की प्रधानता बताई गई है। और सबसे पहले आप देखेंगे हर जगह जहाँ कहीं भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा तो हर्रे का वर्णन पहले आएगा और आंवले का बाद में आएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है भैंसेस के पर्याय, सिनोनिम्स ऑफ मेडिसिन। मतलब भैंसेस के कौन कौन से पर्याय हैं। भैंसेस के 9 पर्याय हैं, और ये श्लोक ही अगर आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कौन कौन से हैं ये आप देख ही रहे हैं श्लोक में। चिकित्सकम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन, हित। ये 9 भैंसेस के पर्याय हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं भैंसस के कितने प्रकार हैं। भैंसस द्विविधम च सत स्वस्थोर्जोस्कर किंचित किंचित अवनत। भैंसस के दो प्रकार यहाँ बताए गए हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। यह भैंसस दो प्रकार का होता है, स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला, मतलब स्वस्थ पुरुष है तो हेल्दी बना रहे, इसके भाव को बढ़ाने वाला। और अगर किसी कारणवश वह रोगाक्रांत हो जाता है और रोग से घिर जाता है तो उस व्यक्ति के रोग को दूर करना। अब देखिए यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट एक कोटेशन है, नानो औषध भूतम जगत किंचित द्रव्य मुच्यते। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसे औषधि के रूप में व्यवहार में लाया ना जा सके, जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना किया जा सके। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, द्रव्य प्रभाव भेद से 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य प्रभाव भेद से 3 प्रकार के होते हैं, ये पहले भी आप लोगों ने कई जगह पढ़े होंगे, इसको भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। इन 3 प्रकार के द्रव्यों में से स्वास्थ्य वृत्त में हितकर और प्राकृतिक दोषों को शांत करने वाला वैसे द्रव्यों का यहाँ उल्लेख किया गया है। अभैसजम च द्विविधम बाधनम सानुबाधनम। अब देखिए यहाँ पे प्रायः कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाधन और सानुबाधन किसके पर्याय हैं, भैंसज के हैं कि अभैसज के हैं। तो आप भैंसज का ना लिखिएगा, इसको अभैसज ही हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार अभैसज के 2 प्रकार हैं, अभैसज भी साधन और सानुबाधन भेद से 2 प्रकार का होता है। अब बाधन से हम किसको लेते हैं, एक्यूट डिजीज को लेते हैं। अब बाधन चूंकि छोटा है और एक्यूट, इसलिए ऐसे इसको समझने के लिए हम याद कर लेते हैं, बाधन शार्ट है और एक्यूट भी शार्ट है, छोटा है, इसलिए क्या हो गया, बाधन हो गया। और सानुबाधन बड़ा है, कई अक्षरों से मिलके बना है, और क्रोनिक डिजीज भी ज़्यादा समय तक चलता है। जो ज़्यादा समय तक चले वही तो है क्रोनिक, जैसे कुष्ठ हो गया, प्रमेह है आपका, ऐसे जो डिजीज हैं वो सानुबाधन के अंतर्गत आते हैं। प्रभाव के अनुसार द्रव्यों के 3 भेदों में किंचित धातु प्रदूषणम, जो कुछ धातु को प्रदूषित करते हैं, जो द्रव्य धातु को प्रदूषित करते हैं, अर्थात कुछ द्रव्य वातादि धातु को दूषित करने वाले होते हैं, वे ही द्रव्य अवैसज कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया भी गया है बाधन किसको कहते हैं, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे अथवा अल्प उपद्रव करे उसे बाधन कहते हैं। जैसे विष सदा प्राणघातक होता है, यह अभिघात औषध विष अग्नि शास्त्र के समान मानी जाती है, तत्काल उपद्रव के उदाहरण है। सामान्यतः जिन ऋतुओं में दिन में शयन निषिद्ध है, उन ऋतुओं में यदि शयन किया जाए तो अंगमर्द गौरव और आलस्य बढ़ जाता है, यह कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए आप सानुबाधन पे। सानुबाधन में क्या है, एक क्रोनिक डिजीज है जो कालांतर में उत्पन्न होता है, उसे सानुबाधन कहते हैं। जैसे दूसरी विष सेवन कर लेने पर कालांतर चिरकारी कष्ट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, बाधन और सानुबाधन के उपयुक्त उदाहरण गंगाधर सम्मत है। यानी कि गंगाधर ने जो बाधन और सानुबाधन का उदाहरण दिया है वह किसके लिए दिया है, दूसरी विष के लिए दिया है। दूसरी विष का उदाहरण किसने दिया है, गंगाधर ने दिया है। और चक्रपाणि ने सानुबाधन और बाधन के उदाहरण के लिए, सानुबाधन के लिए क्या कहा है, सानुबाधन के लिए उन्होंने दीर्घकारी कुष्ठ रोग का उदाहरण दिया है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि चक्रपाणि ने सानुबाधन के उदाहरण के लिए क्या दिया है, कौन से रोग का वर्णन किया है, तो आप क्या बताएंगे। उसमें कई डिजीज लिख दिए जाएंगे, प्रमेह है, कुष्ठ है, दूसरी विष है, तो उसमें हमको कुष्ठ पे टिक लगाना है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से बाधन का अभिप्राय एक्यूट डिजीज है, और जो मॉडर्न हमारी एलोपैथ है वो क्या कहती है, बाधन से एक्यूट डिजीज आप जानते ही हैं, जो तुरंत शरीर में प्रभाव उत्पन्न कर दे और थोड़े शार्ट समय के लिए होती है। जबकि क्रोनिक डिजीज जो है धीरे धीरे कोई हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है, लेकिन वह लॉन्ग ड्यूरेशन तक शरीर में बनी रहती है, जल्दी खत्म नहीं होता है। स्वास्थ्योर्जस्करम यतु तद वृश्यम तद रसायनम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वस्थ को
अच्छा करने वाली हैं औषधियाँ या द्रव्य, वह केवल स्वास्थ्य को ही अच्छा नहीं करती हैं बल्कि वह बाजीकरण वृक्ष भी होती हैं, बाजीकरण का भी काम करती हैं। रसायन बाजीकरण, जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जास्कर ओज या प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाली होती हैं वही प्रायः वृक्ष और वही रसायन होती हैं। कोई भी औषधि है, आप जानते ही हैं, कोई भी मेडिसिन है, अगर वह शरीर को स्वस्थ कर रही है तो वह वृक्षता तो लाएगी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर वाला ही जो है बाजीकरण का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर देखिए द्वितीय जो लाइन दी गई है, प्रायः प्रायण रोगाणाम द्वितीय प्रस्मते मतम। तो यहाँ पर जो द्वितीय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे द्वितीय का जो है व्याख्या अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग तरह से किया है, इसीलिए इसका महत्व है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द्वितीय औषध आर्तस्य रोगानुत इति चक्र, यानी कि जो अपने आचार्य चरक संहिता के टीकाकार हैं चक्रपाणी जी, उनके अनुसार द्वितीय औषध का मतलब हुआ आर्तस्य रोगानुत, आर्तस्य रोगानुत। और जो चरक संहिता के टीकाकार गंगाधर जी हैं, उनके अनुसार द्वितीय का मतलब रसायन हुआ। बस इतना ही समझ लीजिए, इतना ही पूछा जाता है, और भी इसका इंटरप्रिटेशन अन्य टीकाकारों ने अन्य अन्य तरह से किए हैं, जो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा और टीकाकारों के। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ विमर्श में, द्वितीय शब्द का टीका करते हुए चक्रपाणी ने स्वास्थ्योर्जस्करम और आर्तस्य रोगानुत में दूसरा आर्तस्य रोगानुत का ग्रहण किया है, स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे। और गंगाधर ने वृक्ष और रसायन में दूसरा रसायन का ग्रहण किया। देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि चक्रपाणी ने द्वितीय शब्द का प्रयोग जो है वह किया है आर्तस्य रोगानुत के लिए किया है, आर्तस्य रोगानुत से ग्रहण किया है। और गंगाधर ने द्वितीय का शब्द का जो इंटरप्रिटेशन है उसने रसायन के लिए किया है। भाई इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो औषधि द्रव्य होते हैं या औषधि होती हैं वह रसायन होती हैं, कुछ वृक्ष होती हैं और कुछ दोनों होती हैं, उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है। जैसे छत छीड़ चिकित्सा में सर्पगुण रसायन और वृक्ष दोनों होती हैं। छीड़ चिकित्सा के लिए देखिए जो सर्पगुण दिया जाता है वह रसायन भी होता है और वृक्ष भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन पांडु रोग में योगराज तथा काय चिकित्सा में अगस्त हरितकी को केवल रसायन ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पांडु रोग में योगराज दिया जाता है वह केवल रसायन होता है, और काश चिकित्सा में जो अगस्त हरितकी का हम लोग प्रयोग करते हैं वह केवल रसायन होता है। अब देखिए रसायन के गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्या है इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है। दीर्घम आयु स्मृता मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभाव वर्णस्वरो अर्धर्य देह इंद्रिय बलम परम। तो इसमें जो इसके गुण हैं वो देख लीजिए क्या क्या है। रसायन के गुण दे दिया गया है, हिंदी में भी दिया हुआ है इसमें, अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आता है रसायन की परिभाषा। रस प्लस रसायन किससे बना हुआ है, इसका अगर संधिविच्छेद किया जाएगा तो रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। रस प्लस आयन, रसायन रस आदि धातुओं का जो आयन करता है या शाम करती है वह रसायन कहलाता है। सारंगधर ने रसायन की परिभाषा इस प्रकार बताई है, रसायनम च तत्तेजम जरा व्याधि नाशनम। ये देखिए सारंगधर के कोटेशन है, ये भी पूछा जाता है। और भाव प्रकाश का कोटेशन भी आपको हम बता रहे हैं। रसायन के लिए उन्होंने क्या कहा, रसायनम च तत्तेज जरा व्याधि विध्वंसी। देखिए यहाँ बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, इधर नाशनम कहा गया है और नाशनम की जगह यहाँ पर इन्होंने विध्वंसी का प्रयोग किया है। तो भाव प्रकाश का इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रसायनम च तत्तेज तेज जरा व्याधि विध्वंसी, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जरा और व्याधि को दूर करने वाला जो भेषज होता है उसे रसायन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक वाग्भट ने रसायन का वर्णन उत्तर तंत्र में किया है, और महर्षि चरक ने आप जानते ही हैं कि रसायन का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है। उसी तरह से सुश्रुत ने रसायन का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है। और किस चैप्टर में चिकित्सा स्थान में किया है ये भी कभी कोई पूछा जाता है, तो उसका भी जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सा स्थान का सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के 26वें चैप्टर में बाजीकरण का वर्णन किया है। बाकी 27, 28, 29, 30 चैप्टर में रसायन का वर्णन किया है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हमारे वृद्ध वाग्भट हों या वाग्भट हों, दोनों ने रसायन का वर्णन उत्तर तंत्र में किया है। अब आ जाते हैं वाजीकरण वृक्ष की परिभाषा। यहाँ पर जो है वाजीकरण की परिभाषा बताई गई है कि वाजीकरण से क्या क्या होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं ये सब, इसको ध्यान कर लीजिएगा। अपत्य संतान करम यत सदा संप्रहर्षणम, मतलब जो अपत्य जिसमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है उसको संतान की उत्पत्ति कराना। संप्रहर्षणम मतलब समझते ही हैं आप लोग। और इससे होता क्या है? ऐसा श्रियम बलम पुष्टि बाजीकरण में तत्, यस मिलता है। श्रियम से क्या है? लक्ष्मी से इसको किया जाता है। धलम पुष्टि बाजीकरण में हो, इतनी चीज़ें जो है इससे मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होता है कि चिकित्सा स्थान की जब हम बात करते हैं तो चिकित्सा स्थान में ज्वर है, पांडु है, इस तरह कुष्ठ है, इन सब रोगों का वर्णन सर्वप्रथम करना चाहिए था। तो सबसे पहले इन्होंने रसायन और बाजीकरण का वर्णन क्यों कर दिया, उसके बारे में चरक जी कह रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया गया है, वो बता रहे हैं। यहाँ डिटेल है। चिकित्सा स्थान में ज्वरादि रोगों को चिकित्सा का वर्णन प्रारंभ से होना चाहिए, लेकिन प्रारंभ रसायन प्रकरण से किया गया है जो स्वस्थ लोगों के लिए प्रधान रूप से है। अब इसका कारण ये बता रहे हैं कि रसायन गौण रूप से व्याधि नाशन है तथा महाफलदायी है। कहने का मतलब यह है कि रसायन जो है वह एज ए टॉनिक तो है ही है और हमको बल बड़ बुद्धि सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ ये गौण रूप से व्याधि का नाश भी करती है और महाफलदायी है। इसलिए इसका जो है वर्णन चिकित्सा स्थान में सर्वप्रथम कर दिया गया है ताकि आदमी स्वस्थ बना रहे पहले ही। अतएव रसायन बाजीकरण का वर्णन चिकित्सा स्थान में गौण रूप से संबंधित होने के कारण इसका वर्णन संभवतः इस स्थान में समाविष्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे वाग्भट ने इसका वर्णन, रसायन का वर्णन कहाँ किया उसके बारे में बता दिया गया है। इस संबंध में ज्ञातव्य है कि रसायन बाजीकरण का वर्णन वाग्भट ने उत्तर तंत्र में तथा सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के मध्य में किया है। चिकित्सा स्थान के मध्य में कौन कौन से चैप्टर में किया है? 26 में बाजीकरण का वर्णन किया है, 27, 28, 29, 30 में रसायन का वर्णन किया है। अब हम आ जाते हैं द्विविध रसायन प्रकरण पे। टॉपिक ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिजोनेशन थेरेपी ऑफ जेरेट्रिक्स। रसायन प्रयोग करने की 2 विधियों का उपदेश ऋषियों में किया है, कुटी प्रावेशिक और वातातापिक। तो देखिए रसायन सेवन करने के लिए विशेष नियम है जिनमें कुटी प्रावेशिक इंडोर मैनेजमेंट मुख्य रूप है और वातातापिक आउटडोर मैनेजमेंट। कुटी प्रावेशिक इंडोर मैनेजमेंट मुख्य है और वातातापिक आउटडोर मैनेजमेंट गौड़ होता है। कहने का मतलब ये है कि मुख्यतः जो है रसायन का जो प्रयोग कराया जाता है वो कुटी प्रावेशिका विधि से कराई जाती है। अब ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें सभी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस दिशा से प्रवेश करना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए, कुटी कहाँ होनी चाहिए, कब प्रवेश करना चाहिए, सब चीज़ें हैं इसमें। तो जो पूर्व उत्तर दिशा के उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करें। कुटी का निर्माण कहाँ करें? तो शॉर्टकट हम याद करते हैं, यूपी से याद करते हैं, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा के उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करना चाहिए। और कुटी कैसी हो? कुटी त्रिगर्भा हो। त्रिगर्भा मतलब क्या है? पहले एक कमरा हो,
फिर उसके अंदर दूसरा कमरा हो, फिर उसके अंदर तीसरा कमरा हो, अर्थात एक ग्रह के अंदर दूसरा ग्रह और दूसरे ग्रह के अंदर तीसरा ग्रह, इस तरह से हो, और उसमें छोटे छोटे झरोखे हों। अब देखिए इसमें दोनों विधियों में जो है कुटी प्रावेशिक विधि को उत्तम बताया गया है। अच्छा, कुटी में कब प्रवेश करना चाहिए? रसायन सेवन जिस रोगी को करना हो या जिस आदमी को करना हो उसे कुटी में कब प्रवेश करना चाहिए, उसके लिए बताया गया है कि जब सूर्य उत्तरायण हो और शुक्ल पक्ष हो। कहने का मतलब है कि सूर्य की दिशा जब उत्तरायण में हो सूर्य और शुक्ल पक्ष हो, तब उसमें जो है प्रवेश करना चाहिए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट तस्य संशोधन है शुद्धा सुखी जात बला पुनः। कहने का मतलब ये है कि रसायन प्रयोग के पहले शोधन कर लेना चाहिए शरीर का, जिससे शरीर शुद्ध हो जाए। जैसे गंदे कपड़े के ऊपर अगर कलर चढ़ाया जाएगा तो कलर नहीं चढ़ता है और जल्दी ही छूट जाता है, जब तक कि उसको कलर करने के लिए कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वही इसका अभिप्राय है, अभिशुद्ध शरीरस युक्तो रसायनो विधि, वही चीज़ कहा गया है इसमें, इसको देख लीजिएगा। और देखिए इसमें अब हरितकी के गुण बताया गया है। हरितकी के गुण, हरितकी पंच रसाम उष्णम अलणम शिवाम। हरितकी जो है पंचरस युक्त होती है, उष्ण होती है और शिवाम होती है। कि ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इसको ध्यान से पढ़िएगा। हरितकी पंचरसाम उष्णम लवणाम शिवम। कहने का मतलब यह है कि हरितकी पंचरस युक्त होती है। अब पंचरस है तो कौन सा एक रस नहीं है, वो है लवण रस, इसमें नहीं है, और इसको हरितकी को शिवाम कहा गया है। अच्छा, लवण रस कहाँ कहाँ नहीं होता है, किस में नहीं है? लवण रस हरितकी में नहीं है, आंवला में नहीं है, विभीतकी में भी नहीं है, ये तीनों में लवण रस नहीं होता है। और देखिए अब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, वयसा स्थापनी पराम। वयसा स्थापनी पराम अगर आएगा तो ये हरितकी के लिए है, और अगर आएगा वयसा स्थापना नाम तो ये आम्लकी के लिए आएगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। वयसा स्थापनी पराम अगर होगा तो हरितकी के लिए होगा, और अगर होगा वयः स्थापना नाम तो ये आम्लकी के लिए होगा। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, मतलब ये सभी रोगों का नाश करती है, बुद्धि इंद्रिय को जो है बल प्रदान करती है। और देखिए सबसे लास्ट में है स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जय शीघ्रम हरितकी, अर्थात स्मृति बुद्धि को बढ़ाती है। चैप्टर के शुरुआत में हमने बताया था आपको कि अभिया अम्लकीय जो रसायन पाद है, अभिया अम्लकीय, अब तो इसमें अभिया हरितकी का वर्णन पहले क्यों किया गया है और आंवले का वर्णन बाद में क्यों किया गया है, इसका क्या रीज़न है? हमने बताया था कि चैप्टर के अंत में इसका डिटेल डिस्कशन होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि ये चिकित्सा स्थान है तो यहाँ चिकित्सा की ही बात होगी और चिकित्सा को ही प्रधान माना जाएगा। तो हरितकी का क्या है, देखिए रसायन अधिकार में अन्य औषधियाँ भी हैं जो आयु को बढ़ाने में उत्तम है, पर हर्रय और आंवला यह दोनों आयु को बढ़ाने और रोग को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। कहने का मतलब क्या है कि हर्रय और जो आंवला दोनों क्या करती हैं, आयु को भी बढ़ाती हैं और रोग को भी नष्ट करती हैं, यानी कि ये रसायन भी हैं और रोग को भी नष्ट करती हैं, परंतु हरितकी जो है वो व्याधि को नष्ट करने में श्रेष्ठ है और साथ ही साथ यह रसायन भी है। जबकि आम्लकी क्या है, आंवला क्या है, यह व्याधि को नष्ट करने में श्रेष्ठ नहीं है, जबकि यह एक श्रेष्ठ रसायन है। कहने का मतलब यह है कि रसायन तो ठीक है लेकिन वो व्याधि को नष्ट करने में उतनी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए चूंकि चिकित्सा की बात हो रही है, इसलिए हम सर्वप्रथम हर्रय का वर्णन करते हैं, क्योंकि यह व्याधि को नष्ट करने में श्रेष्ठ है और साथ ही साथ रसायन का भी काम करती है। देखिए एकदम स्पष्ट हो गया। इन दोनों में भी हरितकी रोग को दूर करने में सर्वश्रेष्ठ है और रसायन भी होती है, जैसा कि हरितकी पथ्यानाम बताया गया है। यह चिकित्सा स्थान है, चिकित्सा की दृष्टि से हरितकी को प्रधान मानकर पहले लिखा गया है। आंवला रसायन में श्रेष्ठ होता है, किंतु
रोगनाशन में श्रेष्ठ नहीं होता है, जैसा कि आम्लक वयः स्थापना नाम बताया गया है। आम्लक वयः स्थापना नाम बताया है, इसलिए आंवले का विधान बाद में किया गया है। यहाँ हरितकी का पूर्ण गुण का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आंवले के लिए हमने क्या बताया था आपको कि अगर आएगा वयः स्थापना नाम आएगा तो वो आंवले के लिए होगा, और अगर आएगा वयः स्थापना पराम आएगा तो हरितकी के लिए होगा। देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस से जो है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो आजकल प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए इतना डिटेल हमने आपको बताया है कि आखिर रीज़न देना रहता है कि क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। और जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो मुख्यतः चिकित्सा स्थान से बनते हैं, कल्प स्थान से बनते हैं और निदान स्थान से बनते हैं। और कहाँ कहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे शरीर स्थान है, सूत्र स्थान है, विमान है, वहाँ से भी रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसलिए चिकित्सा स्थान का महत्व है, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। अब देखिए इसमें आ गया अब हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति। ये भी पूछा जाता है हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति कौन है, जिनको सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पहला तो है अजीर्ण के रोगी हैं, जिनको अजीर्ण है, जो रुक्ष भोजन करने वाले हैं, अधिक मैथुन, अधिक मदिरापान या विष सेवन से जिन लोगों का शरीर कर्षित हो गया हो, और जो व्यक्ति भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला तो देखिए एक हो गया अजीर्ण, दूसरा हो गया रुक्ष भोजन, तीसरा हो गया अधिक मैथुन, चौथा मदिरापान, पाँचवा विष सेवन, छठा हो गया भूख, सातवां हो गया प्यास और गर्मी। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा कोई कोड बना के अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस कर जाता है तो दिक्कत होती है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हरितक्या वीर्यस्तु विप्रिया। कहने का मतलब ये है कि हरितकी का वीर जो है उष्ण होता है और आंवले का वीर शीत होता है। वही यहाँ बताया गया है, आंवला वीर में शीत और हरितकी उष्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, हरितकीनि सस्यानि भिषगामलकस्य च। कहने का मतलब यह सस्यानी से क्या मतलब, सस्यानी से ये मतलब है कि बीज रहित हरितकी तथा आम्लक विषयक उपसंहार। इसलिए हरितकी और आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग इन कर्मों के अनुसार अमृत के तुल्य होता। कहने का मतलब यह है कि अगर हरितकी और आंवले का बीज रहित यानी कि सस्यानी से क्या मतलब है, बीज रहित का हम प्रयोग करते हैं तो अमृत के तुल्य होता है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की रैंकिंग बढ़े और वीडियो ऊपर आए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद अभियाम्लकीय रसायन पाद के जो 6 रसायन योग हैं उनका विस्तृत वर्णन करेंगे, जो ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन द्वितीय, च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, हरितक्यादि योग प्रथम, हरितक्यादि योग द्वितीय। फिर हम प्राणकामीय रसायन पाद पढ़ेंगे, जिसमें 37 रसायन योगों का वर्णन है। इस तरह से हम आगे जो है मित्रों अपने स्टडी जारी रखेंगे। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि वीडियो की रैंकिंग आगे बढ़े। ओके, धन्यवाद।